ओहो भाई, तुम तो काफ़ी खतरनाक हो गई। मुझे तुमसे डर लग रहा है। वो डरने की एक्टिंग करते हुए बोला, अभी तुम्हारी रस्सी दराज है, पर वो वक्त भी आएगा जब रस्सी खींच जाएगी। तब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। जायरा ने उसे डराना चाहा। मेरी कब्र की तुम फिक्र मत करो, तुम ना अपनी फिक्र करो। याद है ना पीछे क्या करके आई हो? बाप भाई की इज्जत के साथ बहन की जिंदगी भी दाव पे लगा आई हो। वो तंजी अंदाज में बोला। जायरा ने अजियत से आंखें मेची। और ब्रेकिंग न्यूज़ सुनो, तुम्हारा बाप तुम्हारे निकलने के चंद दिन बाद मर गया और तुम्हारी बहन की शादी तुम्हारे साबिका मंगेतर से हो गई। उमेर ने सही मानों में बम फोड़ा था। उसे ये बातें आज ही राशिद से पता चली थी, जिसे नगीन ने बताया था। तुम झूठ बोल रहे हो। उसने नबी में गर्दन हिलाई। ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हारी जैसे औलाद का बाप ज्यादा अरसा जिंदा नहीं रह पाता। उमेर ने तंज किया। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अब्बा मुझसे मिले बगैर, मुझे माफ किए बगैर नहीं जा सकते। ये झूठ है। वो जोर जोर से चीखते हुए बोली। आंसू तेजी से निकल रहे थे। उमेर ने उसके चीखने पे कानों पे हाथ रख लिया। तुम भी मेरे अब्बा के कातिल हो। जायरा उमेर का गिरबान पकड़ते हुए बोली। तुम कातिल हो अपने बाप की और अपनी बहन की खुशियों की भी। उमेर अपना गिरबान चढ़ाते हुए बोला और जायरा को परे धकेला। जायरा अब अपने बाल नोच रही थी। अब्बा चले गए, मतलब उसके पास कुछ नहीं बचा था। उमेर माथे पे बल डालते हुए ये सब देख रहा था और सोच रहा था कि अगर बाप की इतनी ही फिक्र थी तो बागी ही क्यों। आज इंजेक्शन नहीं लगाओगे? रोते रोते वो अचानक से बोली। उमेर ने हैरत से उसे देखा। उसे लगा कि जायरा का दिमाग चल गया है। लगा दो ना, मैं होश में नहीं रहना चाहती। वो अपना बाजू आगे करते हुए बोली। आज तुम ऐसे ही रहो और बाप की मौत का शोक मनाओ। वो बेरहमी से बोला और उसे परे धकेला बाहर निकल गया। जायरा के लिए आज यही काफी था। पीछे जायरा चिल्ला रही थी, कैसे हो? वो आज अपने दोस्त अहमद के गले लगते हुए बोला। उसे कल अचानक से इंग्लैंड में अहमद मिल गया था। वो दोनों काफी अरसे से राब्ते में नहीं थे, तो उसने उससे आपस से मिले फ्लैट में आने की दावत दे दी थी। मैं ठीक, तुम कैसे हो? अहमद सोफे पे बैठते हुए बोला। मैं भी ठीक। और सुनाओ, भाभी कैसी है? बच्चे हैं तुम्हारे? वहाज ने पूछा। चली गई वो हमेशा के लिए। अहमद संजीदा लहजे में बोला। ओह, कब हुआ इंतकाल और कैसे? वहाज ने अफसोस से सर हिलाते हुए कहा। इंतकाल नहीं हुआ, जिंदा सलामत है, पर किसी और के साथ है। अहमद हंसते हुए बोला। उसकी आंखों में नमी थी। तुम लोगों की तलाक हो गई? वहाज हैरत से बोला। मेरे ही दोस्त के साथ भाग गई थी तो फिर मुझे तलाक देनी ही पड़ी। अहमद ने जवाब दिया। वो भाग गई और तुम्हें उसके भागने के बाद पता चला? ये नामुमकिन है। वहाज कुछ सोचते हुए नबी में सर हिलाते हुए बोला। नामुमकिन क्यों है? अहमद ने पूछा। यार, वो तेरे साथ रहती थी, उसका किसी के साथ तेरी आंखों के सामने पैर चलता रहा और तुझे पता ही नहीं चला। अपने साथ रहने वाले के अंदर होने वाली तब्दीली इंसान को फौरन नजर आ जाती है। वहाज ने कहा। मेरी एक बात याद रखना, जिस इंसान की नीयत में खोट हो उसे अपने से मुंसलिक लोगों को धोखा देना बहुत अच्छे से आता है। वो कहती थी कि वो अपनी माँ से बात कर रही है, तो मैंने मान लिया। अहमद ने जवाब दिया। वहाज का दिमाग साई साई कर रहा था। ऐसा ही कुछ ज़ैनब के साथ भी तो हुआ था। और मज़े की बात बताऊं, वो जिस रात गई मैं सोता रह गया। अगली सुबह मुझे पता चला कि वो चली गई। मैं वो बंदा हूँ जो नींद का कच्चा है। ज़रा सी आहट पे आँख खुल जाती है और वो मुझे नींद की गोली देकर चली गई। अहमद ने कहा। उसकी आंखों और आवाज़ में नमी थी। वो हाज का दिल कर रहा था खुद को एक लगाए। किस कदर पागल थे वो सब। सामने की बात को समझने की बजाय एक ऐसी इंसान के खत पे यकीन कर बैठे जो खुद बुरी थी। वो हाज को आज शिद्दत से अपने गलत होने का एहसास हुआ था। वो अहमद के पास बड़ी मुश्किल से बैठा रहा। अहमद के जाने के बाद उसने मिस्टर स्मिथ का नंबर मिलाया। नया मैनेजर मिल चुका था और वो हाज के जाने के बाद उसने आना था। वो हाज ने मिस्टर स्मिथ और हमदानी साहिब को वापस पाकिस्तान आने का बताया। दूसरा महीना पूरा होने में अभी 5 दिन थे, लेकिन वो एक दिन भी इंतज़ार नहीं कर सकता था। उसे सब कुछ ठीक करना था। अब्बा मुझे माफ़ कर दे, अब्बा मैं बहुत बुरी हूँ। वो ज़मीन पे लेटी से सिक रही थी। उसका दिल कर रहा था वो मर जाए। उसका बाप उसकी वजह से इस दुनिया से चला गया था। कितनी बुरी बेटी थी वो। मुझे ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, मुझे मर जाना चाहिए। जायरा उठते हुए बोली। लेकिन कमरे में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिससे वो खुदकुशी कर सकती। उसकी नज़र दीवार पे पड़ी। इसके साथ टक्कर मार मार कर खुद को मार देती हूँ। जायरा ने सोचा। अब्बा तो चले गए हैं और अगर तुम मर गई तो ज़ैनब का क्या होगा? सब उसे गलत समझ रहे होंगे। तभी इज्जत बचाने के लिए अब्बा ने उसकी शादी वहाज से कर दी होगी।
ज़ायरा के दिल ने कहा। वो दोबारा से दीवार से टेक लगा कर बैठ गई। अब तो वापस जाना ही था। उसका एक सच ज़ैनब की ज़िंदगी को आसान बना देता। ज़ैनब रात के खाने के बर्तन धो रही थी जब गेट बजा। लाउंज में बैठी पोपो ने उसे गेट पे जाने का कहा। जैसे ही उसने गेट खोला, सामने मौजूद शख्सियत को देखकर वो हैरान रह गई। कैसी हो? वो हाज मुस्कुराते हुए बोला। ठीक हूँ, वो अपनी हैरत पे काबू पाते हुए बोली, और वो हाज को अंदर आने के लिए रास्ता दिया। उसे नहीं मालूम था कि वह हाज ने आना है। जब कोई हैरियत पूछे तो अखलाकन उसकी हैरियत भी पूछ लेते हैं। वो दरवाज़ा बंद करती ज़ैनब से नरम लहजे में बोला। उसे अचानक से ज़ैनब अच्छी लगना शुरू हो गई थी। कितना खुशकिस्मत था ना वो, जिसकी हम सफ़र इतनी अच्छी थी। आप कैसे हैं? वो स्पाट लहजे में बोली, लेकिन अंदर से वो हैरान थी। तुम्हें देख लिया ना, अब ठीक हूँ। वो मानीहेज लहजे में बोलता आगे बढ़ गया। पी के तो नहीं आया? ज़ैनब बड़बड़ाई। वो हाज उसे हैरान कर रहा था। वो अंदर आई तो उसे हैरत का एक और झटका लगा, क्योंकि पुप्पो को भी नहीं पता था कि वह हाज ने आना है। पहले बॉस ने 4 महीने कहे थे, फिर उन्होंने कहा 2 महीने बाद वापस आ जाओ। वो हाज ने बात गोल मोल की। ज़ैनब वो हाज के लिए पानी लेने किचन की तरफ बढ़ गई। फिर तुझे मैनेजर नहीं बनाएंगे? नसरीन बेगम परेशान हुई। मैंने आपको बताया था ना कि अगर मेरा काम उन्हें पसंद आया तब ही बनाएंगे, लेकिन मुझे लगता है मैंने अच्छा काम नहीं किया। वो हाज ने आधा सच बोला था। इन दोनों मनहूस बहनों की वजह से तेरी तरक्की नहीं हो पाई। नसरीन बेगम किचन से निकलती ज़ैनब को देखकर गुस्से से बोली। अम्मी प्लीज़ ऐसी बातें ना करें, वो हाज ने कहा, और ज़ैनब के हाथ से पानी लिया। ज़ैनब को फिर हैरत का झटका लगा था। पता नहीं वो हाज को क्या हो गया था। पानी देकर वो किचन में चली गई। आप आरिफा और सादिका भी को बुला लें, और जवार को भी, वो हाज ने कहा। उसने सोचा कि सबके सामने बात की जाए। जवार इस कमबख्तमारी की वजह से इस घर में कदम तक नहीं रखता। नसरीन बेगम ने कहा। मैं उससे बात करता हूँ, वो पानी पीते हुए बोला। पोपो हाज के लिए क्या बनाऊँ? ज़ैनब ने पूछा। पोपो का खाना आज सादिका भी की तरफ था। उसने तो दिन का बचा खाना ही खाया था। सीढ़ियों पे चढ़ते वो हाज ने ये सुना। मैं जहाज़ में खा चुका हूँ, बस चाय की तलब हो रही है, वो हाज ने कहा, और कमरे की तरफ बढ़ा। इस तरह करके चाय बना ले और कबाब तल ले, साथ दही की चटनी भी बना लेना। पोपो उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले। सादका और आरफा आ चुकी थी। जवार आरफा को गेट पे छोड़कर वो चला गया था। ज़ैनब को बहुत दुख हुआ था। पता नहीं सबका रवैया कब बदलेगा। वो हाज ने टैची केस खोला। जल्दी जल्दी में वो चंद चीज़ें ही ले पाया था। अम्मी के लिए वो गर्म शाल और स्वेटर लाया था। अकबर भाई और जवार के लिए वो परफ्यूम्स लाया था। बच्चों के लिए खिलौने थे। आरफा और सादिका के लिए वो पर्स और शाल लाया था। ज़ैनब के लिए वो घड़ी और परफ्यूम लाया था। एक ज़माने में ज़ैनब इन चीज़ों की दीवानी थी। आरफा और सादिका ने जब अपनी अपनी चीज़ें ले ली तो उनकी नज़र ज़ैनब की चीज़ों पे पड़ी। ये भी तुम हमारे लिए लाए हो? सादिका पैकेट उठाते हुए बोली। ये मेरे दोस्त की बीवी ने ज़ैनब के लिए भेजी है, पता नहीं क्यों। उसने झूठ बोला था। ज़ैनब ने अपना नाम सुनकर सर ऊपर उठाया और फिर सादिका भी के बेटे को पीडर पिलाने लगी। ज़ैनब ने इन चीज़ों का क्या करना है, घड़ी में रख लेती हूँ और परफ्यूम आरिफा, सादिका ने कहा। वो हाज ने एक नज़र ज़ैनब को देखा जो ऐसे बैठी थी जैसे उसकी नहीं किसी और की बात हो रही हो। अच्छा नहीं लगता इस तरह, मैं आप लोगों को यहाँ से ले लूँगा। वो हाज ने मना किया। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज़ैनब बेतासुर चेहरे के साथ बोली। तुझे देने भी नहीं लगे, आरफा ने कहा। वो हाज ने एक नज़र ज़ैनब पे डाली। उसे लग रहा था कि वो सबको समझाएगा तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन ये उसकी गलत फहमी थी। ज़ैनब को तो उससे कुछ भी नहीं चाहिए था। उसे पहले ज़ैनब के दिल में जगह बनानी थी, फिर ही वो कुछ कर पाता। कैसी हो? जवार ने आयजा से पूछा। वो उस वक्त अपने केबिन में बैठा हुआ था। आयजा वहाँ किसी काम से आई थी। ठीक हूँ, तुम कैसे हो? आयजा ने पूछा। उसे जवार पे हैरत होती थी। पहले तो उससे कम ही मुखातिब होता था कि उसे ये सब पसंद नहीं था, और अब वो उससे बात करने के बहाने ढूंढता था। बेटी बैठो, जवार उसे खड़ा देखकर बोला। मैं फ़ाइल लेने आई हूँ, आयजा ने जवाब दिया। अगर तुम फ्री हो तो कैफे में जाकर कॉफ़ी पीते हैं, जवार ने ऑफ़र की। वो आयजा के साथ कुछ वक्त गुजारना चाहता था। मुझे हैरत होती है कि तुम वही जवार हो, आयजा ने दिल की बात की। मैं अब अपने मुकाम पे नहीं हूँ, शायद इसलिए ऐसा हो गया, जवार ने कहा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरी वालिदैन शर्मिंदा हो, आयजा ने कहा और फाइल लेकर चली गई। जवार आयजा के जाने के बाद अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने लगा। उसने बहुत कोशिश की थी कि आरफा के लिए दिल में मोहब्बत पैदा कर सके, फिर आरफा ने उसके लिए कुछ ऐसा नहीं किया था कि वो दिल को ज़बरदस्ती मोहब्बत पे आमादा कर पाता। वो घर जाता था तो उसे टेंशन शुरू हो जाती थी। आरफा कहती थी वो उससे मोहब्बत करती है, पर आरफा को उसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। वो अपनी शादीशुदा ज़िंदगी से तंग आ चुका था।
وہ سکون چاہتا تھا۔ عائزہ کو دیکھ کر اسے لگا کہ شاید اب زندگی بہتر ہو جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ عائزہ سے شادی کر لے، لیکن اگر وہ ایسا کرتا تو پھوپھو زینب کو واپس بھیج دیتی، جو وہ بالکل نہیں چاہتا تھا۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، اس نے فکر مندی سے سوچا۔ تم کڑی کیوں ہو بیٹھو؟ کھانے کی میز پہ زینب کو کڑے دیکھ کر وہاج نے کہا۔ نسرین بیگم نے ماتھے پہ پل ڈال کر بیٹے کو دیکھا، جو انہیں کچھ بدلا بدلا لگ رہا تھا، اور زینب نے حیرت سے وہاج کو دیکھا، جس کا رویہ حیران کن تھا۔ مجھے بھوک نہیں ہے، وہ سنجیدہ انداز میں بولی۔ اسے ہمدردی نہیں چاہیے تھی۔ تم کچن میں چلی جاؤ، نسرین بیگم نے کہا۔ زینب کچن کی طرف چل دی۔ وہاج کو اس کے انکار پہ افسوس ہوا تھا، پر سب کچھ ٹھیک ہونے میں وقت تو لگے گا نا۔ کھانے کے بعد زینب جب برتن سمیٹنے آئی تو نسرین بیگم نے اپنا اور وہاج کا بچا سالن ایک پلیٹ میں ڈالا اور اس کی طرف بڑھایا۔ یہ کس لیے ہے؟ وہاج ٹٹک کر بولا۔ انگلینڈ جانے سے پہلے زینب ڈائننگ ٹیبل کے پاس سے کڑی نہیں ہوتی تھی، اس لیے اسے کچھ پتا نہیں تھا۔ اس کے لیے سالن ہے، اب کیا کرے، اس منحوس کو کھانا بھی تو دینا ہے، نسرین بیگم نفرت بھرے لہجے میں بولی۔ لیکن یہ کیسا کھانا ہے؟ اتنا سالن پڑا ہے، پھر بھی آپ یہ سب کر رہی ہے، وہاج حیرت سے بولا۔ تو کیا کروں، سر پہ چڑھا لوں اس کو، نسرین بیگم تیز لہجے میں بولی۔ بیٹے کی حمایت انہیں پسند نہیں آئی تھی۔ کچن میں برتن رکھتی زینب نے سب سنا تھا۔ وہ یہ کھانا نہیں کھائے گی، آج کے بعد وہ ڈائننگ ٹیبل پہ ہمارے ساتھ بیٹھے گی اور ہمارے جیسا کھائے گی، وہاج حتمی لہجے میں بولا۔ نسرین بیگم کا منہ کھل گیا۔ مجھے یہ کھانا کھانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے، کچن سے نکلتی زینب نے کہا، لیکن مجھے ہے اور تم یہ نہیں کھاؤ گی، وہاج سخت لہجے میں بولا۔ پھوپھو روٹی کون سی کھانی ہے؟ زینب وہاج کو نظر انداز کرتے ہوئے بولی۔ یہ تو طے تھا، اسے وہاج کی بات نہیں ماننی تھی۔ جب میں نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ وہاج نے ڈائننگ ٹیبل پہ پڑی سالن کی پلیٹ اٹھائی اور فرش پہ دے ماری۔ کانچ کی پلیٹ کے ٹکڑے ہو چکے تھے۔ نسرین بیگم نے دہل کر دل پہ ہاتھ رکھا تھا، جبکہ زینب کے ماتھے پہ بل پڑے تھے۔ اللہ جانے وہاج کو کیا ہو گیا تھا۔ تم میرے سامنے بیٹھ کے کھانا کھاؤ گی یا پھر میں خود کھلاؤں؟ وہاج زینب کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے بولا۔ زینب ایک دم پیچھے ہوئی تھی۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے؟ تم اس لڑکی کی اتنی فکر کر رہے ہو جس کی وجہ سے ہم سب کی زندگی خراب ہو گئی، نسرین بیگم غصے سے بولی۔ اس سے زیادہ وہ برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ امی، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے، وہاج نے کہا۔ کیا یہ تو بول رہا ہے؟ کچھ گول کے پلا تو نہیں دیا اس کمبخت نے تجھے؟ نسرین بیگم زینب کو گورتے ہوئے بولی۔ آپ میرے اور میری بیوی کے معاملے میں نہیں بولیں گی پلیز، وہ نرمی سے بولا۔ پر تجھے ہو کیا گیا ہے؟ نسرین بیگم نے کہا۔ انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بیٹے بیٹائے وہاج کو کیا ہو گیا تھا۔ کھانا خود لاؤ گی یا میں لاؤں؟ سینے پہ ہاتھ باندھتے ہوئے اس نے سر جھکائے کڑی زینب سے پوچھا۔ لاتی ہوں، زینب نے کہا۔ اس نے سوچا کہ وہاج کے کھلانے سے اچھا ہے وہ خود کھا لے۔ نسرین بیگم اپنی بات کا اثر نہ ہوتے دیکھ کر واک آؤٹ کر گئی تھی۔ انہیں یہ خبر اپنی بیٹیوں کو دینی تھی۔ زینب نے تھوڑا سا سالن ڈالا اور روٹی لے کر باہر آ گئی۔ وہاج زینب کے بالکل سامنے بیٹا اسے کھاتے دیکھ رہا تھا۔ زینب پہلے سے کافی کمزور ہو گئی تھی۔ اسے زینب کی حالت دیکھ کر دکھ ہوا تھا۔ پتہ نہیں ہم انسان بدگمان ہوتے ہیں تو اگلے کے لیے سانس لینا بھی مشکل کر دیتے ہیں۔ کھانا کھاتے ہوئے زینب نے اوپر دیکھا۔ وہاج کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر تھا۔ اس نے نظریں پھیری تھی۔ وہ اتنی جلدی پگھلنے والوں میں سے نہیں تھی۔ وہاج کو لگا کہ وہ محبت کر بیٹا ہے اور پاس بیٹھی زینب کو خبر نہیں ہوئی کہ اس کی بد دعا قبول ہو چکی ہے۔ عمیر، تمہیں رات کو نیند نہیں آتی ہے؟ زائرہ نے سامنے بیٹھے عمیر سے پوچھا۔ وہ اب کچھ سنبھل چکی تھی۔ بہت سکون کی آتی ہے، عمیر نے جواب دیا۔ اتنی لڑکیوں کی زندگی اور عزت برباد کر کے بھی تم سکون سے ہو، حیرت ہے، وہ بولی۔ میرے جتنے بھی لڑکیوں کے ساتھ تعلقات رہے وہ اپنی خوشی سے میرے بیڈ روم تک آئی تھی، مجھے کبھی زبردستی نہیں کرنی پڑی۔ ہاں رو بھی تھی جو اس سب کے لیے نہیں مانی، پر میرے زبردستی کرنے سے پہلے ہی اس نے ڈر کے مارے خودکشی کر لی، اور تم وہ واحد خوش نصیب ہو جس کے ساتھ یہ ہوا۔ آخری جملہ اس نے تمسخرانہ لہجے میں ادا کیا تھا۔ تم مجھے کب جانے دو گے؟ زائرہ نے ہمیشہ کی طرح یہ سوال دہرایا تھا۔ فی الحال تو ارادہ نہیں ہے، لیکن اگر تم چاہو تو تمہاری سزا میں آسانی ہو سکتی ہے، عمیر نے کہا تھا۔ کیسی آسانی؟ وہ جلدی سے بولی۔ تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ، ہر آسائش دوں گا، عمیر نے آفر کی۔ تم چاہتے ہو میں زنا کے لیے آمادہ ہو جاؤں؟ زائرہ غصے سے بولی۔ دیکھو جا تو تم تب ہی سکتی ہو جب میری مرضی ہوگی، اگر میری بات مان جاؤ گی تو فائدے میرا ہوگی، عمیر آنکھ مارتے ہوئے بولا۔ میں مر جاؤں گی پر گناہ کے لیے راضی نہیں ہوں گی، وہ نفرت آمیز لہجے میں بولی۔ تم نہ ڈیزرو ہی نہیں کرتی کہ تمہیں کوئی رعایت دی جائے، اس کو بالوں سے پکڑتے ہوئے وہ بولا۔
ظاہرہ کی چیخ نکلی تھی، لیکن عمیر نے اسے پھر سے بے ہوشی کا انجیکشن لگا دیا تھا۔ کہاں جا رہی ہو؟ وہ حاج نے زینب کو کمرے کے دروازے کی طرف بڑھتے دیکھ کر کہا۔ وہ اسے چائے دینے آئی تھی۔ سونے جا رہی ہوں، زینب سپاٹ لہجے میں بولی۔ وہ حاج کا رویہ اسے تیش دلا رہا تھا۔ تم آج سے اپنے کمرے میں سو گی، وہ حاج اس کے سامنے آتے ہوئے بولا۔ اوہ، تو آپ کو میری ضرورت پڑ گئی، وہ طنزیہ انداز میں بولی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، تم بس آج سے یہاں سو گی، وہ ضبط سے بولا۔ اور اس مہربانی کی وجہ کیا ہے؟ بازو سینے پہ باندھتے ہوئے اس نے پوچھا تھا۔ مہربانی نہیں ہے، تمہارا حق ہے یہ، وہ حاج نے جواب دیا۔